बच्चों व्यापार करने के लिए या तो हम सड़क यातायात के से व्यापार करेंगे, ठीक है बच्चों, या फिर हम पत्तन के द्वारा, जल परिवहन के द्वारा व्यापार करेंगे, या फिर वायु मार्गों के द्वारा हम व्यापार करेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामानों को कैसे भेजेंगे या कैसे आयात करेंगे, किस प्रकार से करेंगे बच्चों, या तो सड़क से करेंगे, या फिर पत्तनों के द्वारा जल परिवहन से करेंगे, या फिर वायु मार्गों के द्वारा हम वायुयानों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करेंगे। तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कुछ शर्तें होती है, कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे कि यदि हमारे पड़ोसी देश सड़क यातायात से जुड़े हुए हैं तो वहाँ मुख्यतः सड़क यातायात या रेल यातायात का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि भारत के संदर्भ में बात करूं बच्चों, तो भारत के संदर्भ में जो हमारे पड़ोसी है, जो स्थल सीमा पर पड़ोसी है, जैसे कि पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। इस तरीके से बच्चों ये देश कहाँ पर है, स्थलीय पड़ोसी है। इन देशों के साथ जो हमारी सीमा बन रही है वो स्थल पर है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम किस तरीके से जा सकते हैं, सड़क के द्वारा भी जा सकते हैं और रेल के द्वारा भी जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। परंतु बच्चों जो दूर है, जो समुद्र के पार है, उन क्षेत्रों से हम व्यापार कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे लिए या तो जल परिवहन या फिर वायु परिवहन के द्वारा हम इन देशों से या इन क्षेत्रों से व्यापार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम इसी तरीके से चीज़ देखेंगे। तो भारत में व्यापार की दिशा किस प्रकार से है, हमने देखा कि भारत के व्यापारिक संबंध विश्व के अधिकांश देशों और प्रमुख व्यापारिक गुटों से भी है और लगभग सभी देशों से भारत व्यापार करता है। कुछ सामानों का आयात करता है और कुछ सामानों का निर्यात करता है। तो बच्चों देखें कौन कौन से क्षेत्र या कौन कौन से महाद्वीपों से हम आयात करते हैं। 2016-17 के डाटा के अनुसार यूरोप में बच्चों 4,03,972 करोड़ रुपए का हम आयात करते हैं। अफ्रीका की यदि मैं बात करूं बच्चों तो मात्र 19,332 करोड़ रुपए। उत्तरी अमेरिका से हम 1,95,000 करोड़। लैटिन अमेरिका, जो दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका को हम मिला करके बोलते हैं, 1,15,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा एशिया और ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जो क्षेत्र है उसे आसियान बोलते हैं। तो एशिया और आसियान से 15,44,000 करोड़ रुपए का हम आयात करते हैं। तो इंपोर्ट बच्चों, आयात हम सर्वाधिक कहां से करते हैं, बिल्कुल सही, एशिया और ऑस्ट्रेलिया से आसपास जो देश है जिसे हम आसियान बोलते हैं, तो एशिया और आसियान से सर्वाधिक मात्रा में बच्चों हम आयात करते हैं। कितना, 15,44,000 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके पश्चात बात करूं तो यूरोप 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात उत्तरी अमेरिका, फिर लैटिन अमेरिका और अफ्रीका से सबसे कम आयात हम करते हैं, क्योंकि बच्चों अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। इसमें अभी विकास की संभावनाएं ज़्यादा है, विकास नहीं हो पाया है, इस वजह से यहाँ से हम आयात कम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों से हम किस प्रकार से आयात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारत निम्न प्रकार के उपाय कर रहा है। पहला है आयात उदारीकरण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस प्रकार से हम अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं, इसके लिए हम निम्न उपाय कर रहे हैं। पहला है आयात उदारीकरण। आयात में किस प्रकार से हम उदार हो जाएं, किस प्रकार की नीतियां अपनाएं जिससे कि आयात में उदारीकरण हो सके और ज़्यादा मात्रा में आयात निर्यात या फिर यूँ कहूँ व्यापार हो सके। दूसरा है बच्चों आयात करों में कमी। जो कर टैक्स जो लगाए जाते हैं, जो इंपोर्ट टैक्स लगाए जाते हैं, उनमें कमी किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इन पर भी हम कार्य कर रहे हैं। डी लाइसेंसिंग, जो लाइसेंस लिए जाते हैं बच्चों, कुछ टॉपिक या कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पर हमें काम करने के लिए लाइसेंस लिए जाते हैं, तो उन लाइसेंस लेने की जो अनिवार्यता है उनको बंद कर देना या न्यूनतम स्तर पर उनको ला देना।
सबसे कम स्तर पर उनको ला देना, जिससे कि लाइसेंस या इंस्पेक्टर राज जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल सके। और अगला है पेटेंट में बदलाव। बच्चों, विशेष रूप से प्रक्रिया से संबंधित और उत्पाद से संबंधित जो पेटेंट होते हैं, पेटेंट क्या होते हैं बच्चों? पेटेंट होते हैं कि कोई भी हम काम करते हैं या कोई भी बच्चों नया हम काम करें, नई वस्तु का निर्माण करें, या उसकी कोई प्रोसेस हो, ठीक है, या कोई नई तकनीक हो, जो इजाद करता है, ठीक है, जो इजाद करता है बच्चों, उसको अधिकार दे दिया जाता है, जिससे कि उसको प्रोत्साहन मिल सके। जैसे कि मैं बात करूं, कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना के समय में यदि किसी ने कोरोना की दवाई इजाद करी या फिर इसका टीका इजाद किया, तो जो व्यक्ति या जो संस्था ये काम करेगी उसको उसका पेटेंट दे दिया जाएगा। उसी प्रकार से कोई नई तकनीक हो रही है या नई कोई चीज़ों का निर्माण हो रहा है, तो जो संस्था या जो व्यक्ति उसका इजाद करेगा या उत्पादन करेगा या उसका निर्माण करेगा, सबसे पहले वो पेटेंट कराएगा। और पेटेंट जिस व्यक्ति को मिल जाता है, अर्थात जिस व्यक्ति को उसका अधिकार मिल जाता है, वो ही उसका मालिक हो जाता है। वो चाहे उसको बेचे, कितने भी रुपए में बेचे, और या फिर अपना स्वयं का उत्पादन करे। तो जो पेटेंट होता है वो कई प्रकार से हो सकता है, प्रक्रिया में भी हो सकता है, उत्पाद में भी हो सकता है। तो उस प्रकार के जो पेटेंट है उसमें थोड़ी ढील दी जाए, जिससे उसमें बदलाव करे जाएं, जिससे कि व्यापार में सहूलियत हो सके। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस प्रकार से हम अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। इसके पश्चात है बच्चों कि जमीनी रूप से जुड़े पड़ोसी देश। जमीनी रूप से पड़ोसी देश हमारे कौन कौन से जुड़े हैं? जैसे कि पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और चीन है, तिब्बत वाला हिस्सा। उन देशों में तो हम सड़क से व्यापार करते हैं, और इसके अलावा जो दूर देश हैं, ठीक है बच्चों, तो वहाँ पर हम समुद्री या फिर वायु मार्गों से व्यापार करते हैं। सब जानते हैं ये बात। तो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में पत्तनों का महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि औपनिवेशिक समय से ही चला आ रहा है। बच्चों, पत्तन या बंदरगाह मैं कहूँ तो पत्तन या बंदरगाह ये उसी तरीके से काम करते हैं जैसे हमारे घरों में जो हमारा दरवाज़ा काम करता है बाहर जाने के लिए या आने के लिए। उसी प्रकार से जो पत्तन या बंदरगाह होते हैं वो देश में सामान लाने के लिए, इसे कहूँ आयात करने के लिए या निर्यात करने के लिए। वो कौन होता है, वो कहाँ से होता है? वो पत्तनों के द्वारा होते हैं, बंदरगाहों के द्वारा होते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम घर से बाहर यदि हमें जाना है तो गेट से होकर के ही जाना पड़ेगा, और यदि घर के अंदर जा रहे हैं तो वो गेट से होकर के ही आते हैं। उसी प्रकार से यदि देश में सामान आएंगे या व्यक्ति आएंगे जल परिवहन के द्वारा, तो बंदरगाह से ही आएंगे। ठीक है बच्चों, तो पत्तनों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। वो पत्तन कहाँ पर है, किस क्षेत्र में है, उनकी उपयोगिता कितनी है, ये चीज़ यहाँ पर अपनी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बच्चों आज से नहीं, औपनिवेशिक समय जब से हमारे यहाँ पर यूरोपीय शक्तियाँ आई थी भारत में, उस समय से ही इसमें प्रमुख बदलाव देखे गए हैं। पत्तनों का जो विकास है बच्चों वो अंग्रेजों के ज़माने में, अंग्रेजों के समय में ही हो चुका था। हालांकि उस समय पत्तनों का विकास अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए किया था। अब वो उसमें कौन सा स्वार्थ था उनका बच्चों? वहाँ देखा जाए तो अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा क्यों किया था? आर्थिक रूप से, आर्थिक कारणों से भारत पर कब्जा किया था। हालांकि बाद में उन्होंने राजनीतिक रूप से पूरे भारत पर अधिकार कर लिया था, लेकिन उनकी शुरुआती जो मंशा थी और सबसे प्रमुख जो मंशा थी वो भारत को लूटना था, आर्थिक रूप से भारत को लूटना था, और वो उसमें लगभग सफल भी हो पाए। लेकिन वो सफल किस प्रकार से हुए? वो अपना पूरा सामान बच्चों भारत के आंतरिक हिस्से से बच्चों इन समुद्र तटीय क्षेत्रों में पत्तनों को विकसित करके बच्चों भारत से बाहर सामान ले जाएंगे। तो कैसे ले जाएंगे? भारत का अंदर का जो भी सामान है वो सामान पत्तनों पर ला देंगे, बंदरगाहों पर ला देंगे। बंदरगाहों पर लाने के पश्चात यहाँ बड़े बड़े जो जहाज है, पानी के जहाज है, उन पर उस सामानों को चढ़ा देंगे। चढ़ाने के पश्चात अपने अपने देशों में जहाँ जहाँ उनको जाना है वो अपने देशों में उसको ले जाएंगे, और उसी प्रकार से अपने देश का तैयार माल वो भारत में भेज देते हैं।
भारत में भेजने के पश्चात वो बंदरगाहों पर माल उतार देते हैं और पूरे भारत में, पूरे देश में वो उसका विस्तारण कर देते हैं। तो इन बंदरगाहों का विकास अंग्रेजों ने अपने निज स्वार्थ के लिए किया था, ठीक है। और जो पूरे भारत में बच्चों रेल लाइनें और सड़कों का जो विकास किया, विशेष रूप से उस समय जो रेल का जो विकास किया, वो इसी कारण से किया था, भारत का शोषण करने के लिए, आर्थिक शोषण करने के लिए, जिससे कि समूचे अंदर का जो बच्चों आयात निर्यात जो करना होगा वो बंदरगाह तक परिवहन की व्यवस्था हो जाए, और बंदरगाह तक परिवहन की व्यवस्था होने के पश्चात पानी के जहाज़ों के द्वारा अपने अपने देशों में या अपने इच्छित स्थानों पर वो आसानी से ले जा रह सकते थे, ठीक है। तो औपनिवेशिक समय में ही पत्तनों का विकास हो पाया, और यही कारण है उस समय अंग्रेजों के ज़माने में बच्चों मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है, इस प्रकार के प्रमुख पत्तनों का विकास उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए किया। वर्तमान में 13 प्रमुख पत्तन और लगभग 200 छोटे और मझोले पत्तन विद्यमान है, ठीक है बच्चों। प्रमुख पत्तनों से संबंधित जो नीतियां है, जो प्रमुख 13 पत्तन है बच्चों, उनसे संबंधित नीतियां है वो कौन बनाएगी, पिछली क्लास में भी हमने बताया था, उसका काम केंद्र सरकार करती है। और छोटे जो पत्तन हैं वो राज्य सरकार वहाँ नीतियों का निर्माण करती है, और नियामक संबंधी जो कार्य है वो भी राज्य सरकार करती है। और जो प्रमुख पत्तन है उसमें नीतियों का निर्माण, नियामक, ठीक है, रेगुलेटरी जो काम होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है बच्चों। भारतीय पत्तनों की नौभार निपटान क्षमता 1951 में कितनी थी बच्चों? भारतीय पत्तनों की जो नौभार निपटान अर्थात कितना माल आया या कितना माल गया, उसकी जो क्षमता थी वो आज़ादी के समय 1951 में 20 मिलियन टन थी, ठीक है। आज़ादी के बाद 1951 की मैं बात करूं तो मात्र 20 मिलियन टन ही नौबार क्षमता थी, लेकिन बच्चों 2016 में यह बढ़कर के 837 मिलियन टन हो गई। भारी मात्रा में वृद्धि देखी गई है। अब ये मिलियन टन क्या होता है, मैंने बताया था बच्चों पहले भी, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियन में कितनी संख्या होती है? 10 लाख, ठीक है। यदि मैं कहूं मैंने 1 मिलियन रुपया दिया, इसका मतलब मैंने 10 लाख रुपए दिए। और टन कितना होता है बच्चों, हम सब जानते हैं 1000 किलो। 100 किलो को तो कुंटल बोलते हैं, ठीक है बच्चों, 100 किलो को कुंटल बोलते हैं, और 1000 किलो को क्या बोलते हैं? टन बोलते हैं। ये हमें पता होना चाहिए एज ए ज्योग्राफी स्टूडेंट, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने देखा कि भारत में पत्तनों का विकास किस प्रकार से हुआ, और जो नौभार क्षमता थी, नौबार निपटान क्षमता थी, वो उनमें भारी मात्रा में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला। बच्चों इस मानचित्र के द्वारा हम देखेंगे कि भारत में पत्तनों की स्थिति कहाँ कहाँ है, और वो कौन कौन से क्षेत्रों को सेवा देते हैं। तो बच्चों देखो, पहला यहां पर हम देख सकते हैं कांडला बंदरगाह। आजादी के बाद बच्चों, आजादी के समय हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो गया था। भारत और पाकिस्तान में विभाजन के पश्चात ये पाकिस्तान और ये बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में भारत से अलग हो गया था। और उसी समय कराची बंदरगाह जो कि पाकिस्तान में है वो भी हमसे अलग हो गया था, और यहाँ पर चटगांव जो बंदरगाह है बांग्लादेश में बच्चों, वो भी हमसे अलग हो गया था। इस कारण से पूर्वी क्षेत्र, ठीक है बच्चों, पूर्वी क्षेत्र में चटगांव बंदरगाह की उपस्थिति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी, और पश्चिमी क्षेत्र में कराची बंदरगाह की स्थिति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी। और ये दोनों बंदरगाह आज़ादी के समय हमसे अलग हो गए, और इस कारण से हमें इस पत्तन क्षेत्र में जो पोर्ट जो क्षेत्र है उसमें भारी नुकसान देखने को मिला। लेकिन उसके पश्चात धीरे धीरे हमने विकास किया, दूसरे बंदरगाहों का विकास हमने इस कारण से करना स्टार्ट कर दिया, और उसी के दौरान हमने सबसे पहला विकास किया कांडला बंदरगाह का, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। कराची बंदरगाह यहाँ पर बच्चों बिल्कुल इस जगह पर कराची बंदरगाह हमसे अलग हो गया, और हम इस क्षेत्र के लिए कौन से बंदरगाह पर निर्भर हों, इसी के कारण हमने क्या किया? नया बंदरगाह विकसित किया जो कि गुजरात में है,
क्या नाम है? कांडला बंदरगाह। और ये पूरे क्षेत्र को सेवा देता है। ठीक है, 1 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों को अपनी सेवाएं देता है। ठीक है, उसके पश्चात है बच्चों दूसरा मुंबई। अंग्रेजों के समय में ही मुंबई काफ़ी विकासशील अवस्था में था, काफ़ी विकसित अवस्था में था। ठीक है, बंदरगाह के क्षेत्र में। लेकिन बच्चों यह मध्य भारत के लिए ही इम्पोर्टेंट रखता है और वर्तमान में इसके नज़दीक, मुंबई के नज़दीक ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह विकसित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि मुंबई बंदरगाह पर बहुत अधिक दबाव आ गया था। उस दबाव को कम करने के लिए हमने इसके नज़दीक ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण किया और ये इसका सेवित क्षेत्र है जो इस बंदरगाह के द्वारा सेवा किया जाता है। तीसरा है बच्चों गोवा में स्थित मर्मागांव बंदरगाह। मर्मागांव बंदरगाह गोवा में है और ये इस क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। नेक्स्ट है न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर कर्नाटक में स्थित और ये इस क्षेत्र को सेवा देता है। पांचवा है कोच्चि। कोच्चि केरल में है बच्चों और ये इस क्षेत्र को सेवा देता है। अगला है तूतीकोरन। तूतीकोरन भारत का दक्षिणतम बंदरगाह है। तो ये छोटा प्रश्न आ जाए, मान लो बच्चों कि भारत का दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? आंसर क्या आएगा? तूतीकोरन। और ये कहाँ पर है? कौन से राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखते हैं चेन्नई बंदरगाह। बच्चों अंग्रेजों ने सर्वप्रमुख जो सबसे पहले जो बंदरगाह विकसित किया था वो चेन्नई बंदरगाह ही विकसित किया था। वर्तमान में इसके नज़दीक एन्नोर बंदरगाह को हमने विकसित किया है। क्यों किया है? वही कारण, चेन्नई का जो दबाव है उसको कम करने के लिए हमने इसके नज़दीकी एन्नोर बंदरगाह विकसित किया है और इसका सेवित जो क्षेत्र है वो ये है। इसके पश्चात हम देखते हैं विशाखापट्टनम। बच्चों विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है और आंध्र प्रदेश में स्थित होने के साथ ही है इस क्षेत्र को सेवित करता है। इसके बाद है पारादीप जो उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह वो इस क्षेत्र को सेवित करता है। और लास्ट है बच्चों कोलकाता और हल्दिया। ये कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, बच्चों कोलकाता बंदरगाह अंग्रेजों के समय से ही काफ़ी विकसित अवस्था में था। बच्चों पहले कोलकाता भारत की राजधानी भी हुआ करती थी, लेकिन 1912 में इसको कोलकाता से बदल करके कहाँ कर दिया गया? दिल्ली कर दिया गया बच्चों अंग्रेजों के द्वारा। तो कोलकाता भारत की राजधानी होने के कारण भी उसका विकास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया गया। साथ ही बच्चों यह क्षेत्र पूरा इस पूर्वी भारत का सेवा प्रदाता बंदरगाह भी था। ठीक है, तो वर्तमान में कोलकाता गाद की समस्या झेल रहा है। गाद ज़्यादा आती है, इस वजह से ये बंदरगाह बिल्कुल समाप्त प्राय हो चुका है और इसके लिए हमने हल्दिया बंदरगाह जो इसके नज़दीक है उसको विकसित कर लिया है और इसका जो सेवित क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र भी इसी में शामिल होता है। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों कि पूरे भारत में किस प्रकार से पोर्ट या बंदरगाह विकसित है और कौन कौन से क्षेत्रों को अपनी सेवाएं देते हैं। आइए एक एक बंदरगाह की हम बात करते हैं। पहला है बच्चों कांडला बंदरगाह, कांडला पत्तन। ठीक है, कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित पत्तन जिसका निर्माण पेट्रोलियम उत्पादों एवं उर्वरकों के आयात के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, इनके उद्देश्य भी हमें याद करने हैं बच्चों कि आखिर किस उद्देश्य से किया गया था। पेट्रोलियम, यहाँ पर मुख्य जो आयात निर्यात किए जाते हैं वो पेट्रोलियम के जो उत्पाद हैं, उर्वरकों के आयात हैं, इस वजह से इसकी महत्ता बढ़ जाती है बच्चों। देश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग की ज़रूरतों को पूरा करना तथा मुंबई पत्तन पर दबाव घटाने के लिए इसका विकास भी किया गया। तो एक कारण तो कराची बंदरगाह से अलग होना था हमारे भारत से। ठीक है, और दूसरा कारण क्या था? इस पूरे क्षेत्र को सेवा प्रदान करना और पेट्रोलियम हब के रूप में बच्चों जामनगर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है गुजरात, हमने देखा पाइपलाइन का जब अध्ययन कर रहे थे तो उस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेट्रोलियम एक हब के रूप में उभरा है और दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी के रूप में जामनगर रिफाइनरी स्थापित हुई है।
ठीक है। तो इस कारण इस पूरे क्षेत्र में, गुजरात के इस पूरे क्षेत्र में पेट्रोलियम से संबंधित काफी ज्यादा इंडस्ट्री है और उसका फायदा कौन देता है हमें? कांडला पत्तन हमें इसका लाभ प्रदान करता है। ठीक है। इसके पश्चात में बात करूं बच्चों, दूसरा है मुंबई पत्तन। जैसा कि हमने देखा मुंबई पत्तन कैसा है? एक प्राकृतिक पत्तन है। बच्चों भारत के जो पूर्वी पत्तन है, विशेष रूप से पूर्वी जो पत्तन है वो प्राकृतिक पत्तन नहीं है, और पश्चिमी जो पश्चिम तट पर है, ठीक है बच्चों, ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। तो पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह है वो कैसे हैं? अधिकांश प्राकृतिक पत्तन है। अब ये क्या है बच्चों? लाभ वाली भी है, अर्थात यहाँ पर गाद नहीं जमती। क्यों नहीं जमती? क्योंकि यहाँ पर एस्चुरी बनती है। जो नदियाँ जाती है बच्चों, वो नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है। और जो पूर्वी भाग है भारत का, वो पूर्वी भागों में डेल्टा का निर्माण किया जाता है, और डेल्टा क्या करता है? अपनी गाद को आगे तक ले जाता है इस प्रकार से। ठीक है। और गाद यदि आगे तक ले जाते हैं तो बंदरगाह पर गाद जम जाती है, और वहां पर बच्चों जो बड़ी बड़ी नावें हैं या बड़े बड़े जो जहाज है उनको आने में समस्या होती है गाद जम जाने के कारण। इसलिए भारत में पूर्वी क्षेत्र के बजाय जो पश्चिमी तटों पर, पूर्वी तटों के बजाय जो पश्चिमी तटों पर जो पत्तन है, जो बंदरगाह है, वो प्राकृतिक है। वहां पर गाद की समस्या नहीं रहती। क्यों नहीं रहती बच्चों? क्योंकि यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण होता है। जो नदियाँ है, 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि जो नदियाँ है पश्चिमी तट पर एस्चुरी का निर्माण करती है और पूर्वी तट पर डेल्टा का निर्माण करती है। इस वजह से पूर्वी तट के जो पत्तन है वो कृत्रिम है, अधिकांश बंदरगाह। ठीक है। और जो पश्चिम के हैं वो अधिकांश कैसे हैं? प्राकृतिक हैं। ठीक है। और इनमें ज़्यादा समस्या नहीं आती, और इनमें समस्याएं ज़्यादा रहती है। और हमने कोलकाता बंदरगाह के रूप में देखा था कि वहाँ ज़्यादा गाद इकट्ठा हो रही है डेल्टा निर्माण के कारण। तो बच्चों ये प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई वाला, जहाँ से देश का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किया जाता है। देश का सर्वाधिक विदेशी व्यापार जो किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? मुंबई पत्तन से किया जाता है। नावा शेवा नामक स्थान पर संपन्न होता है। ये कहाँ पर है मुंबई पत्तन? नावा शेवा नामक स्थान पर। यहाँ 54 गोदिया तथा देश का विशालतम टर्मिनल स्थित है मुंबई बंदरगाह पर। इसके बाद में देखूँ जवाहरलाल नेहरू पत्तन, ये कहाँ पर है? ये मुंबई पत्तन के बिल्कुल पास में है। मुंबई पत्तन पर यातायात के दबाव को कम करने के उद्देश्य से निर्मित किया गया है। यह भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है। सबसे ज़्यादा जो कंटेनर बच्चों कोई कहीं पर आते हैं, जाते हैं, व्यापार किए जाते हैं, वो कहाँ पर किए जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू पत्तन पर किए जाते हैं। ठीक है बच्चों। इसके पश्चात देखते हैं अगला, मरमा गांव कहाँ पर, कौन से राज्य में है? गोवा राज्य में है। गोवा राज्य में जुआरी नदी के मुहाने पर, कौन सी नदी? जुआरी नदी के मुहाने पर अवस्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है, पश्चिमी तट पर है। ठीक है। कोंकण रेलवे ने इस पत्तन के पृष्ठ प्रदेश में महत्वपूर्ण विस्तार किया है। बच्चों कोंकण रेलवे, हम रेलवे जब अध्ययन कर रहे थे वहां पर मैंने बताया था कि कोंकण जो रेलवे है ये पूरे क्षेत्र में, यहाँ पर बच्चों इस पूरे क्षेत्र में इसने विकास किया है। और मरमा गांव जो यहाँ पर स्थित है गोवा में, मरमा गांव का जो ये क्षेत्र है, इसका आयात निर्यात या जो व्यापार है बच्चों वो कोंकण रेलवे के द्वारा किया जाता है। बच्चों पत्तन में व्यापार करना तभी सार्थक होगा, ये बात ध्यान कर लेना है कि कोई पत्तन है, यहाँ पर पत्तन का माल आ गया, ठीक है, आयात हो गया। यदि हमने देश के आंतरिक हिस्सों में जहां पर हमें माल पहुंचाना है, यदि हम वहां पर माल नहीं पहुंचा सकते तो इस पत्तन की उपयोगिता शून्य हो जाएगी। तो पत्तन की उपयोगिता तभी होगी बच्चों जब वहां पर आंतरिक हिस्सों में हम सामानों को पहुंचा सके। तो यहां पर मरमा गांव जो पत्तन था उसके मामले में यही हुआ। पहले जब कोंकण रेलवे नहीं था तब मरमा गांव पत्तन की इंपोर्टेंस कम थी, क्योंकि हम देश के दूसरे क्षेत्रों में यहाँ से माल नहीं पहुँचा सकते थे। लेकिन जैसे ही कोंकण रेलवे का विकास हुआ, हम जानते हैं बच्चों कोंकण रेलवे का जो विकास है वो बहुत अचंभित करने वाला मामला है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो पहाड़ है, ठीक है, पश्चिमी घाट के, नदी है विभिन्न प्रकार की, और इसमें सैकड़ों की तादाद में पुल, ठीक है, उसमें सुरंगें,
इस प्रकार की चीज़ों का निर्माण हुआ वो अचंभित करने वाला है। और उसके निर्माण के पश्चात जब कोंकण रेलवे का निर्माण हो गया तो मरमा गांव जो बच्चों पत्तन था उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई, ठीक है, उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अगला है न्यू मैंगलोर पत्तन। कौन से राज्य में है बच्चों? ये कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में स्थित यह पत्तन लौह अयस्क तथा लौह सांद्र धातुओं के निर्यात की आवश्यकताओं को पूरी करता है। बच्चों इस क्षेत्र से किस प्रकार का निर्यात होता है? लौह अयस्क का मुख्य रूप से निर्यात किया जाता है। उर्वरकों, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य तेलों, कॉफी, चाय, कागज, सूत, सीरा, ग्रेनाइट, पत्थर आदि का निपटान भी यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का व्यापार विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि हमने देखा बच्चों कि कॉफ़ी जैसी चीज़ें कर्नाटक में अधिक मात्रा में होती है, चाहे आयात करना हो चाहे निर्यात करना हो, ठीक है बच्चों। इसके पश्चात देखते हैं बच्चों हम कि कोच्चि पत्तन। कोच्चि पत्तन कहाँ पर है? बिल्कुल सही, केरल राज्य में है। वेवानद कायाल, अरब सागर की रानी जिसे हम कहते हैं। वेवानद जो कायाल है बच्चों उसे क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी। एक छोटी नई बात हमें समझ में आई कि जो वेवानद कायाल है, कायाल क्या होती है बच्चों? एक नहर होती है, ठीक है, जो समुद्र तट, ठीक है बच्चों, इन समुद्र तट जो कटे फटे होते हैं उनमें आंतरिक जो नहरें होती हैं, आंतरिक जो नहरें होती हैं बच्चों, इसे क्या कहते हैं? केरल में कायाल कहते हैं। कहाँ पर कहते हैं? केरल में कायाल कहते हैं। तो उस कायाल में स्थित है कौन सा? कोच्चि पत्तन, ठीक है। और इस वेवानद कायाल को क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मैंने बताया बच्चों कि पश्चिमी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह अधिक है। यह पत्तन स्वेज कोलंबो मार्ग के पास अवस्थित होने का लाभ भी प्राप्त करता है। बच्चों यहाँ पर क्या है? श्रीलंका है। और श्रीलंका यहाँ जो कोलंबो है, इस कोलंबो से जो स्वेज नहर के द्वारा व्यापार किया जाता है वो यहीं से इसके नज़दीक होकर के निकलता है। इस वजह से इस पत्तन को इसका लाभ भी प्राप्त होता है, ठीक है। यदि मैं इस तरीके से बात करूं कि जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं तो जयपुर से दिल्ली जाते समय गुड़गांव बीच में आ रहा है बच्चों, तो गुड़गांव को भी उस रास्ते का लाभ प्राप्त होगा। तो उसी तरीके से कोलंबो से कहाँ, यदि हम स्वेज नहर से आगे यूरोप आदि में जाते हैं तो उस क्षेत्र को लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बच्चों कोलकाता पत्तन। कौन से राज्य में है? पश्चिम बंगाल राज्य में है। तो हुगली नदी पर बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर स्थल में अंदर की ओर स्थित भारत का यह महत्वपूर्ण बंदरगाह है। 128 किलोमीटर अंदर है, ठीक है बच्चों। कौन सी नदी पर? हुगली नदी पर। इस पृष्ठ प्रदेश में पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के अलावा नेपाल, भूटान के अलावा जैसे स्थल रुद्ध पड़ोसी देशों को भी सुविधा प्राप्त होती है। तो न केवल पूर्वी क्षेत्र बच्चों बल्कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र और जो हमारे पड़ोसी जो देश हैं जैसे कि भूटान है, नेपाल है, जो कि कैसे हैं? लैंड लॉक है, अर्थात स्थल रुद्ध है। यह समुद्री तटों पर स्थित नहीं है, इसलिए यहाँ व्यापार नहीं कर सकते इन देशों से। तो ये क्या करते हैं? ये भारत से सहायता प्राप्त करते हैं और भारत से ही इनके यहाँ पर माल आता और जाता है, ठीक है। तो वो कौन करता है यहाँ पर? कोलकाता पत्तन इनको सेवाएं देता है, ठीक है। इसके पश्चात है बच्चों हल्दिया पत्तन, जो कहाँ पर है? कोलकाता के समीप ही स्थित है। कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर अनुप्रवाह पर अवस्थित बंदरगाह, जो कोलकाता बंदरगाह पर यातायात के दबाव को कम करने के उद्देश्य से निर्मित किया गया है। मैंने बताया था बच्चों कि कोलकाता के समीप हल्दिया पत्तन है। कोलकाता बंदरगाह के यातायात जो दबाव है उसको कम करने के लिए किया गया। साथ ही बच्चों कोलकाता जो बंदरगाह है वो गाद की समस्या से भी जूझ रहा है और उस समस्या के कारण उसकी उपयोगिता लगातार रूप से कम होती जा रही है। इस कारण से हल्दिया पत्तन को विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है बच्चों पारादीप पत्तन। महानदी तट पर, कौन सी नदी पर? महानदी पर स्थित भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है।
तो ये एक छोटा प्रश्न बन जाए बच्चों कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? बिल्कुल सही, पारादीपपत्तन भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसे मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के निर्यात के लिए निपटान विकसित किया गया है। हम जानते हैं बच्चों, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इस क्षेत्र में लोहा कोयला अधिक मात्रा में मिलता है, तो उस क्षेत्र को सेवा कौन देगा? पारादीपपत्तन देगा। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात हम देखते हैं विशाखापट्टनम पत्तन। विशाखापट्टनम पत्तन कहाँ पर है, कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो आंध्र प्रदेश में पूर्वी तट पर स्थित एक भू आबद्ध पत्तन है, जिसे ठोस चट्टान एवं बालू को काटकर एक नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया। बच्चों यह है प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ठीक है, इसे बनाया गया है, जिसमें ठोस चट्टान थी और बालू थी, उसको काट करके एक नहर का निर्माण किया। ठीक है, एक नहर का यहाँ पर निर्माण किया और नहर के निर्माण के पश्चात यहाँ इस नहर के द्वारा ही बड़े बड़े जहाज आ जा सकते हैं। ठीक है, लौह अयस्क, पेट्रोलियम तथा सामान्य नौभार के निपटान के लिए इसे विकसित किया गया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा विशाखापट्टनम पत्तन। इसके बाद चेन्नई पत्तन पूर्वी तट पर स्थित भारत का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन है। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? चेन्नई पत्तन। चेन्नई पत्तन पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए चेन्नई से 25 किलोमीटर, मात्र 25 किलोमीटर दूर एन्नोर पत्तन का विकास किया गया है। मैंने आपको जैसा कि बताया था बच्चों। तूतीकोरन पत्तन कौन से राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। इस पत्तन का निर्माण भी चेन्नई बंदरगाह के यातायात दबाव को कम करने के लिए किया गया था। और भारत का सबसे दक्षिणतम जो पत्तन है वो भी कौन सा है? मुख्य भूमि पर कौन सा है बच्चों? वो है तूतीकोरन पत्तन। ठीक है, ये हमें याद रहेगा। अगला है बच्चों हवाई अड्डे। बच्चों इस प्रकार से जल परिवहन तो हम पत्तनों के द्वारा करेंगे, लेकिन वायु परिवहन, जो वायु परिवहन के द्वारा जो व्यापार करेंगे वो किसके द्वारा करेंगे? हवाई अड्डों के द्वारा करेंगे। और वर्तमान में भारत में 13 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे तथा 112 घरेलू हवाई अड्डे विद्यमान हैं। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम एवं जयपुर है। तो बच्चों भारत में इस प्रकार से व्यापार किए जाते हैं एक देश से दूसरे देश के द्वारा। और बच्चों व्यापार में यह भी देखा जाता है कि भारत का संबंध दूसरे देशों से किस प्रकार का है। यहाँ पर वाइस वर्सा भी हो सकता है कि व्यापार के द्वारा हम दूसरे देशों से संबंध भी सुधार सकते हैं, और यदि दूसरे देशों से हमारे संबंध अच्छे हैं तो व्यापार भी बढ़ा सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है। तो यह व्यापार हमने चैप्टर आज संपूर्ण किया बच्चों। धन्यवाद बच्चों।